फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में एक एक्शन सीन के बाद अमिताभ बच्चन सामने खड़े विनोद खन्ना से हाथ आगे करके कहते हैं, हाथ मिला ले यार। लेकिन विनोद खन्ना हाथ नहीं मिलाते, थोड़ा झिझक जाते हैं, कुछ सोचने लगते हैं और फिर अमिताभ बच्चन अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में कहते हैं, अबे खड़ा खड़ा देखता ही रहेगा कि हाथ मिलाएगा दोस्त। और अमिताभ के मुंह से निकला ये दोस्त विनोद खन्ना का दिल पिघला देता है। असल जिंदगी में फिल्मों के इस सिकंदर ने ये सीन 4 साल की उम्र में ही फिल्मा दिया था। अब आप चौंक रहे होंगे, 4 साल की उम्र में कैसे? जब 4 साल के अमिताभ बच्चन ने 2 साल के राजीव गांधी से इलाहाबाद की धरती पे हो रहे एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, जिसमें 2 साल के राजीव स्वतंत्रता सेनानी बनके छोटे से कुर्ते, छोटे से पजामे में, छोटा सा तिरंगा हाथ में लिए इंदिरा की गोद में खड़े थे, तब 4 साल के अमिताभ तेजी बच्चन के बगल में खड़े थे और वहां अमिताभ ने राजीव से यही डायलॉग मारा था, हाथ मिला ले दोस्त। और तब से शुरू हुई ये दोस्ती की कहानी 4.5 दशक तक चली। इस देश ने राजनीति में बॉलीवुड और बॉलीवुड में राजनीति का गजब का कॉकटेल देखा है, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा सितारा न सियासत को मिला और राजीव गांधी जैसा दोस्त न किसी फिल्मी महानायक को मिला। अमिताभ और राजीव की दोस्ती मिसाल है। 4.5 दशक की इस दोस्ती की कहानी का हर लम्हा, हर मोड़ आपको चौंका के रख देगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी के 4.5 दशक की कहानी का हर मोड़ समझाऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमलाइन दे दिया हूं, उस टाइमलाइन के सहारे भी आप अपनी रुचि अनुसार वीडियो आगे बढ़ा के पीछे करके देख सकते हैं। 4.5 दशक की इस कहानी को पूरी तरह से सुनाने का मकसद यही है कि अमिताभ और राजीव की दोस्ती की कहानी इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जानने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये 3 पीढ़ियों की कहानी है। आपने पीढ़ियों की दुश्मनी सुनी होगी, यह पीढ़ियों की दोस्ती है। 3 पीढ़ी, हरिवंश राय बच्चन और जवाहरलाल नेहरू, तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन। कहां से शुरू होती है ये कहानी और फिर कैसे एक दुखद अंत को प्राप्त होती है? जी हाँ, 4.5 दशक की ये कहानी अपने हर संघर्ष को पार करते हुए आगे बढ़ जाती है, लेकिन जब सफलता के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठती है तो ये दोस्ती दम तोड़ देती है। क्या हुआ इस दोस्ती के साथ? कौन है असली खलनायक इस दोस्ती का? किसने इन दोनों की दोस्ती को दरार में तब्दील कर दिया? क्या था वो जो बीजारोपण बन के खड़ा हो गया इन दोनों की दोस्ती के बीच? इन दोनों की दोस्ती का क्या हुआ, ये अगर एक शेर में कहूं तो वो ये, शर्तें नहीं लगाई जाती हैं दोस्ती के साथ। वसीम बरेलवी साहब का शेर है, शर्तें नहीं लगाई जाती हैं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। वसीम बरेलवी का ये शेर अपने दिमाग में रखिए और मेरे साथ गाड़ी में सवार होइए अमिताभ और राजीव के 4.5 दशक की दोस्ती की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीढ़ी नंबर 1 और 2 की कहानी से, यानी हरिवंश बाबू जवाहर के दोस्त कैसे बने और फिर तेजी बच्चन इंदिरा की दोस्त कैसे बनी, क्योंकि वहीं से बैकग्राउंड आपको मिलेगा अमिताभ और राजीव की दोस्ती का। बाकी आप अपनी रुचि अनुसार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइमलाइन के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। दरअसल हरिवंश राय बच्चन और जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात का किस्सा आपको हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4थे खंड में मिलेगा। हरिवंश बाबू कवि थे। 1942 में इलाहाबाद की सरगर्मियां बढ़ चली थीं। इलाहाबाद की सरगर्मियां 2 वजहों से बढ़ी थीं। एक तो भारत छोड़ो आंदोलन की आग की लपटें इलाहाबाद को झुलसा रही थीं और दूसरा इलाहाबाद की सड़कों पे चर्चे थे एक लड़की के अदब के, एक लड़की की खूबसूरती के, एक पंजाबन लड़की जिसकी खूबसूरती पे पूरा इलाहाबाद फिदा था। और इन्हीं दिनों इलाहाबाद में आगमन हुआ था मशहूर कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू का। अब सरोजनी नायडू जैसी कवयित्री अगर इलाहाबाद आएंगी तो उनसे मिलने के लिए कवियों का तांता तो लगेगा ही, और कवियों के उस जलसे में हरिवंश बाबू भी आए थे। हरिवंश बाबू से सरोजनी नायडू की मुलाकात पहले भी हो चुकी थी। सरोजनी नायडू ने हरिवंश को देखा और फिर हरिवंश के बगल में खड़ी उनकी पत्नी तेजी को देखा। सरोजनी मुस्कुराई और हरिवंश से बोली, हरिवंश तुमने बहुत दर्द सहा है, बहुत दिनों तक दुख सहा है, लेकिन अब तुम्हें मरहम बहुत खूबसूरत मिला है। इस मरहम को संभाल के रखना,
सुनते ही तेजी के चेहरे पे मुस्कान तैर गई और हरिवंश भी मुस्कुराने लगी। सरोजिनी नायडू ने इसके बाद हरिवंश और तेजी को कल होने वाले यानी आने वाले कल होने वाले आनंद भवन के एक फंक्शन में निमंत्रित किया। कहा आप दोनों विशिष्ट अतिथि के तौर पे उस फंक्शन में जरूर आइएगा, आपकी आमद उस फंक्शन में 4 चांद लगा देगी। अगले दिन आनंद भवन में गजब की पार्टी चल रही थी। पार्टी में नेहरू बैठे हुए थे और जैसे ही हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन की आमद हुई, पूरी पार्टी में सबका ध्यान तेजी की खूबसूरती पे चला गया। सरोजिनी नायडू ने हरिवंश बाबू का परिचय नेहरू से कराया। नेहरू से बोली, ये हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, कवि हैं और ये है इनकी कविता। अब किसी कवि की पत्नी को उसकी कविता कहने का सलीका किसी कवयित्री के ही पास होता है। सरोजिनी नायडू का परिचय सुन के पास बैठी इंदिरा का मुंह खुला का खुला रह गया। इंदिरा झट से उठी और तेजी को पकड़ के अपने पास बैठ गई। दरअसल तेजी की खूबसूरती के चर्चे इंदिरा ने पहले ही सुन रखे थे और मनी मन इंदिरा सोचा करती थी कि अगर उनकी सहेली खूबसूरत तेजी बच्चन बन जाए तो कमाल हो जाए। अब आप कहेंगे इसमें क्या कमाल हो सकता है? दरअसल इंदिरा को उनकी दादी और उनकी बुआ घर में बदसूरत कह कह के बहुत परेशान किया करती थी और इस बात का इतना गहरा दर्द, इतनी गहरी पीड़ा इंदिरा के भीतर थी कि जब इंदिरा इस देश की सबसे बड़ी सत्ता यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठी थी, तब भी अक्सर इस बात का जिक्र कर दिया करती थी कि किस तरह उनकी बुआ उन्हें बदसूरत कह कह के चढ़ाया करती थी। इंदिरा अपने घर में रहने से डरने लगी थी। आनंद भवन के बगीचे के दूर वाले पेड़ के पास बैठी रहती थी। इसीलिए इंदिरा चाह रही थी कि अगर उनकी दोस्ती खूबसूरत तेजी बच्चन से हो गई तो तेजी बच्चन कुछ खूबसूरती के गुर उन्हें भी सिखा देंगी, जिससे वो भी खूबसूरत लगने लगेंगी। तो देखते ही देखते इंदिरा और तेजी की दोस्ती जुगलबंदी में तब्दील होने लगी और 6-7 दिनों के भीतर भीतर तो इंदिरा और तेजी एक दूसरे की पक्की वाली सहेली बन गई। इतनी पक्की कि इंदिरा ने अपने दिल का वो कोमलतम एहसास, वो सबसे गोपनीय राज हमराज कर दिया सीधा तेजी बच्चन के सामने। वो राज जो इंदिरा ने कभी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के सामने नहीं खोला था, वो राज तेजी बच्चन के सामने खोल दिया। इंदिरा ने तेजी से कहा, तेजी एक बात बताऊं, एक लड़के से मोहब्बत हो गई है। तेजी ने कहा, मोहब्बत हो गई है? तो इसमें क्या खास बात है, क्या समस्या है? इंदिरा ने कहा, दरअसल वो लड़का पारसी है और घर वाले पारसी लड़के को एक्सेप्ट करेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, थोड़ा सा मन में हेजिटेशन हो रही है। तेजी ने इंदिरा के कंधे पे हाथ रखा और बोली, मैं सिखणी हूँ पंजाबन और हरिवंश बाबू कायस्थ। मेरे घर में बहुत बवाल हुआ था एक कायस्थ लड़के से शादी करने के लिए, पूरे मोहल्ले में तांडव मचा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी दिल की सुनी और हरिवंश बाबू से शादी कर ली और आज देखो मैं खुश हूँ। इसीलिए कहती हूँ अपने दिल की सुनो, खुश रहोगी। इंदिरा के दिल में तेजी की ये सलाह उतर गई। ये फरवरी का महीना था और मार्च के महीने में आनंद भवन के भीतर शहनाइयां गूंज रही थीं, क्योंकि इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी के साथ करवाई जा रही थी। इंदिरा इस शादी में अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि इंदिरा को सजाया तेजी बच्चन ने अपने हाथों से था और हरिवंश बाबू ने अपनी कविता का जादू बिखेर के इस विवाहोत्सव को काव्योत्सव में तब्दील कर दिया। और एक दिलचस्प बात बताऊं, हरिवंश राय बच्चन ने इंदिरा और फिरोज की शादी में उसी कविता का पाठ किया था जिस कविता का उपयोग उन्होंने अपने प्रणय निवेदन के लिए किया था। माने जब हरिवंश बाबू ने तेजी को प्रपोज किया था, तब जो कविता पढ़ी थी वही कविता हरिवंश ने इंदिरा और फिरोज की शादी पर भी पढ़ी थी। धीरे धीरे इसी तरह इंदिरा और तेजी की दोस्ती चलती रही और हरिवंश बाबू और नेहरू एक कवि होने के नाते एक दूसरे के काफी करीब थे। नेहरू के शायरों के साथ गजब के रिश्ते रहे हैं, फिर चाहे वो फिराक गोरखपुरी हो या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा हो या प्रेमचंद। नेहरू के शायरों के साथ रिश्तों की कहानियों की एक अपनी श्रृंखला है और उसी श्रृंखला में हरिवंश बाबू भी नेहरू के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इसी बीच देखते ही देखते तेजी का बेटा अमिताभ 4 साल का हो जाता है
और तब होती है वो घटना जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। तेजी बच्चन ने अपने घर पे एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा था, जहां जवाहरलाल नेहरू का नाती, इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी केवल 2 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनकर आया था। 2 साल के राजीव गांधी छोटा सा कुर्ता, छोटा सा पैजामा, छोटा सा तिरंगा हाथ में लिए खड़े हुए थे। और वहीं तेजी के साथ 4 साल के अमिताभ ने राजीव से कहा था, हाथ मिला ले दोस्त। और यहीं से शुरू हुई थी राजीव और अमिताभ की दोस्ती की कहानी। जल्द ही देश आजाद हो गया और आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू अपनी नई जिम्मेदारी निभाने के लिए दिल्ली निकल पड़े। अब इलाहाबाद के जवाहर दिल्ली के पंडित जवाहरलाल नेहरू बन चुके थे और जवाहरलाल नेहरू का साथ देने के लिए इंदिरा गांधी भी राजीव और संजय को लेके दिल्ली चली गई। अब इलाहाबाद में हरिवंश, अमिताभ, अजिताभ और तेजी अकेली रह गई थी, क्योंकि उनका साथ देने वाला नेहरू परिवार अब दिल्ली जा चुका था। लेकिन जवाहर जिससे रिश्ता बना लेते हैं उसको निभाना भी खूब जानते हैं। जल्दी ही नेहरू ने भाषा समिति बनाई और भाषा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया हरिवंश राय बच्चन को। और हरिवंश राय बच्चन भाषा समिति के अध्यक्ष होने के नाते जल्द ही अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली पहुंच गए। और फिर शुरू होती है अमिताभ, अजिताभ, राजीव, संजय की चौकड़ी की धूम। 3 मूर्ति भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक इतनी ऊधम मचाते थे ये चारों कि राष्ट्रपति भवन और 3 मूर्ति भवन का कोई एक जीना, कोई एक गलियारा, कोई एक कोना ऐसा नहीं था जहां ये चारों खेलते ना हो। फिर चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का दफ्तर हो या राष्ट्रपति भवन का सेंट्रल हॉल, हर जगह अमिताभ और राजीव की जुगलबंदी की कहानियां आपको आज भी देखने को मिलेंगी। राष्ट्रपति भवन में हॉलीवुड फिल्मों की स्क्रीनिंग इन चारों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होती थी। हॉलीवुड की फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाती थी और राजीव और अमिताभ घंटों बैठ के फिल्में देखा करते थे। शायद यहीं से शुरू हुआ होगा अमिताभ का फिल्मों के लिए शगल। कह सकते हैं ऐसा कि अमिताभ की जिंदगी में फिल्मों का चस्का लगवाने में भी राजीव गांधी का बहुत बड़ा रोल था। फिर इन चारों बच्चों की पढ़ाई की बातें हुई तो अमिताभ और अजिताभ का एडमिशन नैनीताल के शेरवुड स्कूल में करा दिया गया और राजीव और संजय का एडमिशन देहरादून के दून स्कूल में। साल के 9 महीने ये चारों अलग अलग अपने अपने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन 3 महीनों के लिए छुट्टियां होती थीं और उन 3 महीनों में 3 मूर्ति भवन और राष्ट्रपति भवन में आफत आती थी, क्योंकि ये 4 स्विमिंग पूल से लेके मैदान से लेके फुलवारी तक, छुपन छुपाई, दौड़ा भागी, डब्बा आइस पाइस, ऐसे तमाम खेल जिन्हें खेल के हम बड़े हुए हैं, उन्हीं खेलों को खेला करते थे। स्विमिंग पूल खास अट्रैक्शन होता था अमिताभ और राजीव के लिए। घंटों अमिताभ और राजीव उसी स्विमिंग पूल में तैरा करते थे। जल्दी ही राजीव बड़े हो गए और राजीव गांधी हायर स्टडीज के लिए लंदन चले गए और अमिताभ बच्चन का एडमिशन करा दिया गया दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में। हाँ, रुकिए, थोड़ा दिमाग खोल लीजिए। एक खास किस्सा था जो जरा रह गया, आपको बताना भूल गया। दरअसल इन चारों में राजीव गांधी को इलेक्ट्रिक पार्ट्स का बड़ा शौक था। राजीव बिल्कुल करीने से कोई भी खिलौना हो, कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट हो, पूरा खोल देते थे, माने पूरा अस्थिपंजर, और फिर सारा अस्थिपंजर जोड़ देते थे, बिल्कुल वैसे का वैसा। अमिताभ बच्चन ने जब अपने दोस्त राजीव को ऐसा करता देखा तो सोचे मैं भी तो ये कर सकता हूं। अब अपने घर में अमिताभ ढूंढने लगे कोई ऐसा पार्ट जिसे वो खोलें, और अमिताभ के हाथ क्या लग गया? हरिवंश राय बच्चन का विदेश से लाया हुआ ट्रांजिस्टर, फॉरेन का ट्रांजिस्टर। अब अमिताभ बच्चन ने उस फॉरेन के ट्रांजिस्टर का अस्थि पंजर अलग कर डाला, सब कुछ खोल डाला, लेकिन अब बनाएं कैसे? जब जोड़ने की बारी आई तो जुड़ ही नहीं रहा था। अब घर वाले कहने लगे कि शाम को बाबूजी आएंगे तो जम के डांटेंगे, जम के मारेंगे। अमिताभ जल्दी जल्दी वो सारा ट्रांजिस्टर थैले में भर के सीधा राजीव के घर भागे और राजीव से बोले, अबे बना दे इसे, नहीं बना शाम तक तो बाबूजी बहुत मारेंगे। अब अमिताभ की बात राजीव कैसे टालेंगे? राजीव पूरा ट्रांजिस्टर सामने लेके बैठे और फिर एक एक पार्ट करीने से खोल खोल के उसी जगह पे जोड़ने लगे जहां अमिताभ के खोलने के पहले वो पार्ट्स जुड़े हुए थे।
देखते ही देखते वो ट्रांजिस्टर बिल्कुल पहले जैसा बन गया। अमिताभ ने ट्रांजिस्टर उठाया, बोले राजीव ये तो बिल्कुल पहले जैसा बन गया। राजीव ने कहा भागो भागो भागो, जल्दी लो, जल्दी अपने घर भागो, कहीं बाबूजी आ गए तो बहुत डांट खाओगे। अमिताभ को याद हो गया, अरे अरे वो तो भूल ही गए थे। अमिताभ ट्रांजिस्टर लिए दौड़ते हुए अपने घर आए। घर के अंदर चेक किया, बाबूजी तो नहीं आए हैं, नहीं आए थे। हश, राहत की सांस ली। अमिताभ जल्दी से ट्रांजिस्टर लेके गए और वहीं रख दिया जैसा हरिवंश बाबू के दफ्तर जाने से पहले रखा हुआ था। शाम को हरिवंश बाबू आए, खाना पीना हुआ, चाय नाश्ता हुआ। रात में हरिवंश बाबू की आदत थी ट्रांजिस्टर बजा के सोने की। हरिवंश बाबू ट्रांजिस्टर की तरफ बढ़े। अब अमिताभ का कलेजा ऊपर नीचे, क्योंकि राजीव ने जोड़ तो दिया था, बनाया था या नहीं ये अमिताभ को याद नहीं था, चेक किया नहीं था अमिताभ ने भागा भागी के चक्कर में। अब अमिताभ को लगा अगर ट्रांजिस्टर ना बजा तब तो जम के कुटाई हुई आज। लेकिन हरिवंश बाबू ने ट्रांजिस्टर बजाया और ट्रांजिस्टर बिल्कुल वैसा का वैसा बज गया। अमिताभ चौंक गए, लेकिन राहत की सांस ली, भगवान को धन्यवाद दिया कि भैया आज पिटाई से तो बचे। तो ऐसे किस्से भी अमिताभ और राजीव के साथ खूब हुए हैं। खैर, राजीव का एडमिशन हायर स्टडीज के लिए लंदन में करवा दिया गया था और अमिताभ बच्चन का एडमिशन दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में। दोनों के बीच मुल्क की सरहदें आ गई, लेकिन मुल्क की सरहदें कभी दोस्ती के बीच थोड़ी ना आती हैं। दोस्तों के बीच तो कैसी मुल्क की सरहदें, अगर दिल पास हो तो मुल्कों के दूर होने से होता क्या है। राजीव गांधी हर हफ्ते लंदन से अमिताभ को खत लिखा करते थे और अमिताभ भी उन खतों का बाकायदा जवाब दिया करते थे। राजीव और अमिताभ में इतनी बार बातें होती थी, लंबी लंबी बातें होती थी खतों के जरिए, कि राजीव का हालचाल अमिताभ के पास ज्यादा होता था, उनकी माँ इंदिरा के पास कम। एक दफा तो ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी तेजी बच्चन के घर आ गई और बोली, तेजी अपने बेटे से पूछो मेरा बेटा लंदन में ठीक ठाक है कि नहीं, उसका हालचाल क्या है, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। तेजी ने कहा, अरे तुम्हारा बेटा है, तुम्हें अपने बेटे के बारे में नहीं पता। तेजी ने कहा, यही तो समस्या है, मेरा बेटा मुझे फोन करता ही नहीं है। तुम्हारे बेटे को फोन ना करे तो उसका खाना नहीं पचता, और मुझे फोन करने को उसे कहो, मुझे करता ही नहीं, ना कभी फोन ना कभी खत। हद होती है। देखते ही देखते अमिताभ बच्चन को बुलाया गया। फिर अमिताभ बच्चन ने इंदिरा गांधी को राजीव का वो पूरा हालचाल बताया कि राजीव कैसे हैं, क्या करते हैं, और तब इंदिरा अपने घर से गई। एक दफा राजीव इंग्लैंड से आए थे और एक पैकेट साथ लाए थे। वो पैकेट अमिताभ को दिया और बोला, खोलो इसे। अमिताभ ने पैकेट खोला तो उसमें डेनिम की जीन्स थी। अब आप सोच रहे होंगे डेनिम की जीन्स थी। अरे जनाब, उस जमाने में हिंदुस्तान में डेनिम की जीन्स किसी के पास नहीं होती थी, यहाँ मिलती ही नहीं थी। विदेश से राजीव गांधी अमिताभ बच्चन के लिए डेनिम की जीन्स लाए थे। ये कितना बड़ा तोहफा था, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन ने आने वाली कई फिल्मों में इसी डेनिम की जीन्स का इस्तेमाल किया है और कई सालों तक डेनिम की जीन्स को पहनते रहे। यूं समझ लीजिए कि अमिताभ बच्चन की जिंदगी की पहली जीन्स उन्हें उनके दोस्त राजीव ने ला के दी। ऐसा ही एक रोज था, राजीव गांधी इलाहाबाद आए हुए थे अमिताभ बच्चन के साथ शहर घूमने। शहर घूम रहे थे और घूमते घूमते राजीव ने अमिताभ को एक फोटो एल्बम दिखाया। फोटो एल्बम में एक लड़की की तस्वीरें थी। राजीव ने अमिताभ से कहा, कैसी लगी? अमिताभ ने कहा, कैसी लगी मतलब? कैसी लगी, खूबसूरत है कि नहीं? अमिताभ ने कहा, खूबसूरत तो है। राजीव ने कहा, तुम्हारी भाभी बनने वाली है। अमिताभ ने कहा, भाभी? और फिर अमिताभ और राजीव के बीच बिल्कुल वही खिलंदड़पने वाली हरकतें शुरू हुई। लेकिन इससे आप ये समझ सकते हैं कि राजीव ने सोनिया के लिए अपने प्यार का इजहार सबसे पहले अमिताभ बच्चन से किया था। इसी छुट्टी के दौरान एक दिन राजीव तेजी बच्चन से मिलते हैं और कहते हैं, आंटी आपसे एक काम था। तेजी बच्चन कहती है, मुझसे क्या काम है? राजीव ने कहा, आंटी मेरी एक दोस्त लंदन से आने वाली है, अब वो कहाँ रुकेगी इसका इंतजाम करना था। होटल में वो रुकना नहीं चाहती है, अब मैं उसे किसके घर में रुका दूं? आप लोगों के साथ रहेगी तो मुझे भी सहूलियत रहेगी और उसे भी। तेजी बच्चन सब समझ गई। एक मुस्कुराहट के साथ तेजी ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का? राजीव ने कहा, आंटी सोनिया माइनो। बस इतना सा इंट्रोडक्शन दिया था
सोनिया माइनो। शाम को जब हरिवंश बाबू घर आए तो तेजी ने हरिवंश बाबू को सारी बात बताई कि राजीव की दोस्त लंदन से आ रही है। अब हरिवंश बाबू चिंता में पड़ गए। अब आप कहेंगे चिंता में क्यों पड़ गए? दरअसल हरिवंश बाबू सोच रहे थे ये कहाँ भारतीय परंपराओं से सुसज्जित घर और कहाँ वो विदेशी मैम, उन्हें यहाँ ना जाने कितनी दिक्कत होगी। अगले दिन से ही हरिवंश बाबू तैयारियों में लग गए। ये पर्दे बदलो, चद्दर बदलो, इस अलमारी की लोकेशन बदलो, ठंड है तो बाथरूम में गीजर की व्यवस्था कराओ, उसे कोई दिक्कत ना हो। पूरा बच्चन परिवार सोनिया गांधी की अगवानी के लिए तैयार होने लगा था। जिस दिन सोनिया को आना था उस दिन राजीव गांधी ने सुबह सुबह ही अमिताभ से कह दिया था कि सोनिया को लेने तुम जाओगे। अमिताभ ने कहा मैं? राजीव ने कहा और क्या, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है यहाँ पे जो सोनिया को लेने आया है, इसलिए मेरे साथ तुम चलोगे। अमिताभ ने कहा ठीक है। शाम को 3-4 बजे राजीव गांधी का अमिताभ बच्चन के पास फोन आता है। राजीव अमिताभ से कहते हैं अमिताभ सुबह 3:30 बजे की फ्लाइट है सोनिया की, अब तुम 3:30 बजे उठोगे, अंकल आंटी को कितनी दिक्कत होगी, वैसे उन्हें इतनी दिक्कत मिलने वाली है, तो ऐसा करो तुम मेरे घर आ जाओ, यहीं साथ में सो लेंगे और सुबह सुबह निकल चलेंगे। अमिताभ ने कहा चलो ठीक है। अमिताभ और राजीव उस रात साथ में सोए। अमिताभ बताते हैं राजीव की नर्वसनेस का हाल पूछिए मत। इतने नर्वस थे राजीव कि उनका बीपी बढ़ा हुआ था पूरी रात। रात में 2:30-3 बजे के आसपास अमिताभ और राजीव दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। उन दिनों नवंबर दिसंबर का मौसम था, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली कोहरे से पटी पड़ी थी। 3-4 डिग्री का तापमान था, ठिठुरती दिल्ली। और पालम एयरपोर्ट पे तो धुंध का आलम पूछिए मत। इसी धुंध के बीच लंदन से एक फ्लाइट लैंड करती है और इस फ्लाइट में मौजूद होती हैं सोनिया माइनो यानी सोनिया गांधी। ये सोनिया गांधी के हिंदुस्तान की धरती पर पड़ने वाले पहले कदम थे जिसकी आहट सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने सुनी थी। फ्लाइट लैंड करती है, सीढ़ी के गेट पे सोनिया आती हैं तो नीचे सफेद कलर का कुर्ता पजामा पहने पतला दुबला एक लड़का खड़ा होता है। ये लड़का अमिताभ बच्चन था। सोनिया सीधा नीचे उतरती हैं, अमिताभ से हाथ मिलाती हैं, फिर राजीव से मिलती हैं और झट से गाड़ी में बैठ जाती हैं। राजीव भी बैठते हैं और अमिताभ पीछे। राजीव अमिताभ से पीछे घड़ी की तरफ इशारा करके कहते हैं यार अभी तो 4 बजा है, 4 बजे घर चलेंगे तो अंकल आंटी सो रहे होंगे, उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। अमिताभ ने कहा तो इरादा क्या है भाई साहब? राजीव ने स्टीयरिंग पे हाथ रखा और स्टीयरिंग घुमाई। अमिताभ के लिए यह जाना पहचाना इशारा था कि अब क्या होने वाला है। 3-4 डिग्री सेल्सियस की ठिठुरती दिल्ली में खुली जीप में कोहरे से पटी सड़कों पर राजीव की गाड़ी स्पेस शटल की स्पीड पे दौड़ रही थी। 100 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड पे दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर राजीव सरपट गाड़ी दौड़ा रहे थे। सोनिया को इतनी भीषण ठंड लग रही थी कि उन्हें मालूम ही नहीं हो रहा था कि यह दिल्ली है या इटली। राजीव गांधी सोनिया को 2 घंटे के अंदर दिल्ली के सभी महत्वपूर्ण प्लेसेस का दर्शन करवा चुके थे। 6-6:15 बजे के करीब राजीव सोनिया को लेकर अमिताभ के घर पहुंचते हैं और फिर सोनिया गांधी आने वाले 60 दिनों तक 2 महीने तक अमिताभ बच्चन के ही घर पे रहती हैं। तेजी बच्चन सोनिया को बैठा के भारतीय परंपराएं, भारतीय तरीके से अभिवादन करना, चलना, उठना, बैठना सभी चीजें समझा रही थी और हरिवंश बाबू सोनिया को हिंदी का पाठ पढ़ा रहे थे। 2 महीने के बाद तेजी बच्चन एक दिन इंदिरा गांधी से मिलने उनके आवास पहुंची। मुद्दा था राजीव गांधी की शादी। दरअसल इंदिरा तब तक उधेड़-बुन में थी कि विदेशी लड़की है, भारतीय परंपराओं को कैसे स्वीकारेगी, क्या सही है गलत है। तेजी ने इंदिरा को उनकी शादी और अपनी शादी की याद दिलाई कि कैसे उन्होंने एक पारसी लड़के से शादी की थी, बल्कि वो खुद कश्मीरी पंडित थी, और कैसे तेजी एक पंजाबन होते हुए कायस्थ के साथ परिणय सूत्र में बंध गई थी, लेकिन फिर भी दोनों की जिंदगी खूब चली। जब इंदिरा को ये सब याद आया तो इंदिरा भी शादी के लिए बिल्कुल सहज रूप से तैयार हो गई। शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, शादी की तैयारियां चरम पे थी, लेकिन एक समस्या थी जो हल होने का नाम नहीं ले रही थी और इस शादी की सबसे बड़ी अड़चन बन गई थी। दरअसल सोनिया गांधी के मम्मी पापा इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि सोनिया की शादी
भारतीय रीति रिवाजों से हो, भारतीय परंपराओं के साथ हो। और भारतीय परंपरा में माता पिता के कई महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं जो वो शादी विवाह में निभाते हैं। बेटी के लिए कई पूजा अर्चन की परंपराएं होती हैं जो उन्हें निभानी पड़ती हैं। सोनिया के मम्मी पापा राजी नहीं थे, तो इंदिरा को टेंशन थी कि अगर सोनिया के मम्मी पापा नहीं राजी हुए तो आखिर शादी होगी कैसे। और इंदिरा भारतीय परंपराओं के साथ ही शादी विवाह चाह रही थी। ऐसे में राजीव ने अपनी ये समस्या अमिताभ से छाई है। अमिताभ से कहे, यार अमिताभ, सब कुछ ठीक हो गया है, शादी होने वाली है, लेकिन ये समस्या है कि हल होने का नाम नहीं ले रही है। अमिताभ ने कहा, कैसी समस्या? राजीव ने अमिताभ से कहा, सोनिया के मम्मी पापा मान ही नहीं रहे हैं कन्यादान करने के लिए। तो अमिताभ ने कहा, तो इसमें चिंता की क्या बात है, माँ बाबूजी है ना, माँ बाबूजी बन जाएंगे। राजीव ने कहा, अरे हाँ, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। बस तेजी बच्चन सोनिया गांधी की मां बन गई और हरिवंश बाबू सोनिया के बाबूजी। और इस शादी के पहले वाले रक्षाबंधन के दिन सोनिया ने अमिताभ को राखी भी बांधी। सोनिया अमिताभ को भाई मानती थी और अमित कह के बुलाती थी। सोनिया की बांधी इस राखी का गजब का संयोग अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, आपको बताऊंगा मैं, परेशान ना होइए। अब सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी में कोई अड़चन नहीं थी। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने सोनिया का कन्यादान किया और फिर सोनिया और राजीव गांधी की शादी पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। अब जब राजीव गांधी की जिंदगी के इतने महत्वपूर्ण अध्याय में, उनकी शादी के अध्याय में अमिताभ बच्चन का इतना बड़ा योगदान है, तो अमिताभ बच्चन की जिंदगी के सबसे बड़े सपने, सबसे बड़े उद्देश्य में राजीव का योगदान कैसे नहीं हो सकता था। अमिताभ का सपना बॉलीवुड में चमकना। इसके लिए अमिताभ बच्चन ने बंबई का रुख किया और जब राजीव ने यह बात इंदिरा को बताई कि अमिताभ फिल्मों में रोल पाने के लिए बंबई गया हुआ है, तो इंदिरा गांधी ने अमिताभ के लिए कुछ करने की सोची। इंदिरा ने झट से अपना लेटर हेड उठाया और सीधा खत लिखा ख्वाजा अहमद अब्बास के नाम, जो उन दिनों 7 हिंदुस्तानी नाम की अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म बना रहे थे। इंदिरा ने लेटर हेड में साफ लिखा, 7 हिंदुस्तानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार अमिताभ बच्चन को दिया जाए। अब देश का प्रधानमंत्री अगर अपने लेटर हेड से कुछ लिखेगा तो मजाल किसी फिल्म डायरेक्टर की कि वो काम ना करे। ख्वाजा अहमद अब्बास ने 7 हिंदुस्तानी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल अमिताभ बच्चन को दिया, लेकिन वो फिल्म चली नहीं, पिट गई। अमिताभ का करियर सही तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाया। फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने एक दफा फिर नरगिस और सुनील दत्त के नाम एक खत लिखा, चूंकि सुनील दत्त और नरगिस अपने बैनर तले एक फिल्म बना रहे थे, रेशमा और शेरा। इस खत में भी अमिताभ के लिए सिफारिश की गई थी और इसके बाद रेशमा और शेरा में भी अमिताभ को काम मिला, लेकिन यह फिल्म भी पिट गई। और इसके बाद अमिताभ ने तय कर लिया कि वो बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम अपनी मेहनत से बनाएंगे, किसी सिफारिश से नहीं। और यहीं से शुरू होती है अमिताभ बच्चन की फिल्मी स्ट्रगल की कहानी। अब अगर दोस्त बंबई की ठोकरें खा रहा हो तो एक दोस्त दिल्ली के अपने महल में रह कैसे सकता है। राजीव गांधी को दिल्ली में रहना नागवार गुजरा और अपने दोस्त की स्ट्रगल में हाथ बटाने के लिए बंबई निकल पड़े, दर दर की ठोकरें खाने। कल्पना कर सकते हैं आप, किसी प्रधानमंत्री का बेटा दोस्ती निभाने के लिए अपने दोस्त के साथ स्ट्रगल करने बंबई चला जाए और वैसी ही ठोकरें खाएं जैसा अमिताभ खा रहे थे। 8x10 के कमरे में जैसे अमिताभ एक रूममेट के साथ रहते थे, वैसे ही राजीव गांधी। और दिलचस्प बताऊं, राजीव अपना सरनेम कभी किसी को नहीं बताते थे, इसलिए कि कहीं उनके साथ स्टैंडर्ड बिहेवियर न होने दें। अमिताभ बच्चन की फिल्म स्ट्रगल और राजीव गांधी से जुड़ा एक कमाल का किस्सा है। दरअसल अमिताभ बच्चन महमूद से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि महमूद एक फिल्म बनाने वाले थे और संपर्क करने के लिए अमिताभ लगातार महमूद के भाई का सहारा ले रहे थे। एक दिन महमूद के भाई ने कहा, चलो अमिताभ, आज तुम्हें महमूद से मिलवा ही देते हैं। तो महमूद से मिलने के लिए अमिताभ, राजीव और वो महमूद के भाई साहब तीनों मिलने उनके घर पहुंचे। अब महमूद साहब लगता है शाम को थोड़ी सी शराब वराब पी रखे थे, थोड़े नशे में थे। महमूद के भाई ने महमूद से अमिताभ बच्चन की तरफ इशारा करके कहा, ये फिल्मों में रोल ढूंढ रहा है, अच्छा लड़का है। अब अमिताभ बच्चन ऐसे बैठे हुए थे, बगल में राजीव गांधी बैठे हुए थे। महमूद को लगा कि महमूद का भाई राजीव की बात कर रहा है,
क्योंकि राजीव गांधी भी गोरे चिट्टे हैंडसम स्मार्ट थे। तो महमूद ने राजीव को देखा, फिर जेब से 5,000 रुपए की गड्डी निकाली और अपने भाई को दिया, बोला इस लड़के को दे दो, आने वाली फिल्म का एडवांस है। देखते ही देखते राजीव गांधी को फिल्म मिल चुकी थी। महमूद की फिल्म में हीरो का काम मिल चुका था, लेकिन राजीव ने कहा अरे नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, ये मेरा दोस्त है, इसे करनी है। अमिताभ बच्चन दरअसल उन दिनों ज्यादा स्मार्ट नहीं लगते थे, हैंडसम लगते नहीं थे। तो अमिताभ बच्चन को जब महमूद ने देखा तो अमिताभ बच्चन से देख के इशारा करके अपने भाई से कहा, पैसे इधर लाओ। पैसे अपनी जेब में रखे, बोले हम तुम्हें कल बताएंगे कि तुम्हें रोल मिला है कि नहीं। और फिर अमिताभ को वो रोल मिला भी नहीं। अमिताभ और राजीव के ऐसे किस्से काफी संख्या में मिलेंगे आपको, क्योंकि दोनों ने साथ में काफी स्ट्रगल की है। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन के हाथ आती है वो फिल्म जिसने अमिताभ बच्चन की तकदीर बदल के रख दी, जंजीर। जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहा था। 35 mm की सिल्वर स्क्रीन को उसका नया सितारा मिल चुका था और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे। इधर अमिताभ का कैरियर आसमान छू रहा था और इधर राजीव गांधी का प्लेन आसमान छू रहा था। दरअसल राजीव गांधी को पायलट बनने का शौक था और इसके लिए राजीव खूब मेहनत करते थे। दिल्ली के फ्लाइंग क्लब में घंटों घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। और जब राजीव आसमान में प्लेन की प्रैक्टिस करते थे तब भरी दोपहरी में कुर्सी लगाए धूप में अमिताभ बच्चन नीचे बैठ के उनका उत्साह बढ़ाया करते थे। यहां से शुरू हुई थी इन दोनों की कहानी। तो राजीव अब एयर इंडिया के पायलट बन चुके थे और अमिताभ बच्चन फिल्मों के सितारे। दोनों को उन दोनों का मनचाहा मुकाम मिल चुका था। राजीव अमिताभ को अपना शेड्यूल पहले से बता देते थे कि वो किस शहर में कब कितने बजे कौन सी फ्लाइट में रहेंगे, ताकि अगर अमिताभ को उसी शहर जाना हो तो वो राजीव वाली फ्लाइट ही पकड़े। और अमिताभ अक्सर ऐसा किया भी करते थे। जब तक प्लेन टेक ऑफ नहीं होता था तब तक तो बच्चन साहब के सीट बेल्ट लगी रहती थी। प्लेन जैसे आसमान में पहुंचता था बच्चन साहब जल्दी से उठ के खड़े होते थे और मौका देख के चुपके से कॉकपिट में घुस जाते थे और फिर राजीव गांधी के साथ घंटों बातें होती थी। अमिताभ अक्सर देख के चौंकते थे कि राजीव को जब भी अपने पैसेंजर से बात करनी होती है, राजीव हमेशा एक संबोधन का इस्तेमाल करते हैं, हेलो आई राजीव, ओनली राजीव, नॉट गांधी। ये राजीव गांधी की शराफत थी, उनकी सादगी थी कि वो कभी भी अपने सरनेम के जरिए स्टारडम हासिल करने की कोशिश नहीं करते थे। तो राजीव और अमिताभ की दोस्ती ऐसे ही चल रही थी कि इसी बीच इस देश में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। इंदिरा गांधी अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को आपातकाल की जंजीरों में जकड़ देती हैं। समूचा विपक्ष जेल के अंदर होता है और इस देश के सभी संभ्रांत लोग इस आपातकाल का विरोध करने लगते हैं। बॉलीवुड से भी विरोध की बड़ी आवाजें उठती हैं। देवानंद से लेके बड़े बड़े सितारे इंदिरा के विरोध तले परचम के नीचे आ जाते हैं, जिससे इंदिरा गांधी को एहसास हो कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। लेकिन बॉलीवुड से उठी हर मुहिम का विरोध केवल एक अभिनेता कर रहा था, जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन उन दिनों संजय गांधी के नसबंदी कार्यक्रमों में खूब दिखा करते थे, इमरजेंसी का पुरजोर समर्थन करते थे। इसीलिए बॉलीवुड के कई सितारे अमिताभ बच्चन से चिढ़ने से लगे थे। अमिताभ बच्चन को आपातकाल के इस समर्थन का खामियाजा भी भुगतना पड़ा जब इस देश की मीडिया ने अमिताभ बच्चन का बॉयकॉट कर दिया। किसी भी सिने मैगजीन में, किसी भी सिने समाचार पत्र में अमिताभ बच्चन को जगह नहीं दी जा रही थी। इसके बाद जब 77 में जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, तब अमिताभ बच्चन को एहसास होता है कि उन्होंने उन 2 सालों में काफी गलतियां की थी, क्योंकि अब जनता पार्टी उन्हें बख्शने के मूड में नहीं थी। लेकिन संजय इंदिरा को सत्ता में वापसी दिलाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे थे, सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, रैलियां दर रैलियां कर रहे थे। और उन रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए संजय ने अमिताभ बच्चन से भी इस बात का जिक्र किया कि वो रैली में आके सभा को संबोधित कर दें, लेकिन अमिताभ ने तब साफ इनकार कर दिया। इसलिए चूंकि अमिताभ तब तक सुपरस्टार बन चुके थे और अमिताभ को लगा कि अगर वो इंदिरा समर्थित रैलियों में खड़े होंगे तो इससे निगेटिव परसेप्शन देश में फैलेगा। खास तौर से तेजी बच्चन ने इस मामले में बहुत इन्वॉल्वमेंट की थी।
तेजी बच्चन ने साफ तौर से संजय से कहा था कि हमारा और आपका संबंध ऐसे पारिवारिक तौर से ठीक है, लेकिन राजनीतिक तौर से अमिताभ बच्चन आपके साथ नहीं जुड़ेगा। संजय को यह बात अखरी थी, बुरी लगी थी कि अमिताभ बच्चन अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं, और इंदिरा को भी बुरी लगी थी। वक्त का पहिया होता है, कभी संजय अमिताभ की डिमांड कर रहे थे और अमिताभ ने उनका साथ नहीं दिया, और वक्त का पहिया घूम के यहां से यहां पहुंच गया। 1980 के लोकसभा चुनाव में जब इंदिरा गांधी को जीत मिली और इसके बाद राज्यसभा के सदस्य नामित करने की बारी आई, तो तेजी बच्चन अमिताभ की सिफारिश लेके इंदिरा के पास पहुंची थी। तेजी बच्चन ने इंदिरा गांधी से कहा था कि आप अमिताभ को राज्यसभा से सदस्य के तौर पे नामित कर दीजिए, लेकिन इंदिरा ने अमिताभ के बजाय नरगिस का नाम फाइनल कर दिया। इससे तेजी और इंदिरा के बीच एक खाई आ गई, एक दूरी पैदा हो गई। संजय, इंदिरा और अमिताभ और तेजी के बीच एक दूरी आ चुकी थी, एक गहरी खाई आ चुकी थी। अमिताभ और राजीव की दोस्ती जारी थी, अमिताभ और राजीव की यारी जारी थी, क्योंकि राजीव को पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता था, तो विवाद की गुंजाइश थी नहीं। लेकिन इंदिरा और अमिताभ के बीच अब रिश्ते काफी खराब हो चुके थे। शीत युद्ध के हालात चल रहे थे। कोल्ड वॉर होता है ना, जैसे कि दोनों लोग एक दूसरे से बच रहे हैं ताकि झगड़ा, बहस, झंझट ना हो। लेकिन फिर एक घटती है ऐसी घटना, जिस एक घटना ने इन दोनों के रिश्तों के बीच जमी तमाम बर्फों को पिघला के रख दिया। 3 सालों की अदावत पे 30 सालों की ममता हावी हो गई। 3 सालों की दुश्मनी पर 30 सालों का प्यार हावी हो गया। दरअसल इंदिरा इन दिनों अमेरिका के दौरे पे थी और राजीव गांधी उनके साथ। तभी राजीव के फोन पर एक मैसेज आता है कि अमिताभ बच्चन का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। यह एक्सीडेंट पुनीत इस्सर का कुली के सेट पे अमिताभ को मारा गया वो घूंसा था जो अमिताभ की आंतों को भेद गया था। अमिताभ बच्चन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में दर्द से तड़प रहे थे, दर्द से परेशान थे, और राजीव अपने यार से मिलने के लिए अमेरिका का दौरा बीच में छोड़ के सीधा बंबई आ जाते हैं। जब बंबई आने के बाद अस्पताल पहुंचते हैं तो देखते हैं दर्द से कराहते अमिताभ डॉक्टरों से लड़ाई कर रहे हैं। तो आप कहेंगे डॉक्टरों से लड़ाई कर रहे हैं? इसलिए लड़ाई कर रहे हैं कि डॉक्टर्स अमिताभ के हाथ से एक धागा हटाना चाह रहे थे, क्योंकि वो धागा ग्लूकोज लगाने में परेशानी कर रहा था। डॉक्टर्स कह रहे थे ये धागा काट के फेंक दें, बेहतरी हो जाएगी, और अमिताभ टस से मस होने को तैयार नहीं थे कि यह धागा नहीं कटना चाहिए। ये वही धागा था जो सोनिया गांधी ने अपनी शादी से पहले अमिताभ की कलाई पे बांधा था। अमिताभ इसे कभी नहीं उतारते थे। राजीव गांधी अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंचते हैं, घंटों घंटों साथ में बैठे रहते हैं, आईसीयू के बाहर घंटों घंटों इंतजार करते हैं कि कब उनके दोस्त की हालत बेहतर हो और वो दोस्त से 5 मिनट बात करें। घर के बेटे की तरह हरिवंश, तेजी और जया का हालचाल देखते हैं, सबकी मदद करते हैं, और बीच कैंडी अस्पताल में राजीव गांधी की ये तस्वीरें पूरे देश को एहसास करा रही थीं कि अमिताभ का कद नेहरू गांधी परिवार में कितना ऊंचा है। अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए इंदिरा गांधी जैसे भारत आती हैं तुरंत पहुंचती हैं। ये पहली बार था कि इस देश का प्रधानमंत्री किसी फिल्म सितारे का स्वास्थ्य हालचाल जानने के लिए, उससे मिलने के लिए अस्पताल गया था। इंदिरा गांधी अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची थी। बगल में इंदिरा बैठी थी और ऐसे अमिताभ लेटे हुए थे। इंदिरा ने अमिताभ से कहा, बेटा अब कैसे हो, तबीयत कैसी है? अमिताभ ने दर्द भरी आवाज में कहा, आंटी बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द होता है कि रातों को नींद नहीं आती है। इंदिरा अमिताभ की इस दर्द भरी आवाज को सुन के अपने आप को रोक नहीं पाई। इंदिरा गांधी के वो आंसू जो इंदिरा ने तब भी दुनिया से छिपा लिए थे जब उनका अपना बेटा संजय इस दुनिया को छोड़ के गया था, इंदिरा के उन आंसुओं ने इंदिरा का साथ छोड़ दिया था। वो इंदिरा के कहे में नहीं थे। अमिताभ की इस दर्द भरी आवाज ने आंसुओं के सब्र का बांध तोड़ दिया था, बरबस ही बह निकले थे। और इंदिरा की उन फफकती आंखों को देख के इस देश की जनता समझ नहीं पा रही थी कि दर्द अमिताभ को हो रहा है या इंदिरा को। इसके बाद इंदिरा सीधा अस्पताल से बाहर आती हैं और उनकी आंखों पर वो काला चश्मा मौजूद होता है। इंदिरा अपनी आंखों पे काला चश्मा तभी पहनती थी जब उनके आंसू उनका साथ नहीं दे रहे होते हैं,
जब इंदिरा के आंसू उनके नियंत्रण से बाहर होते हैं तब इंदिरा अपने आंसुओं पे काला चश्मा चढ़ा लेती थी। उस दिन भी इंदिरा ने वही काला चश्मा पहना था और इंदिरा इसके बाद सीधा मुंबई से दिल्ली आती हैं, देवराहा बाबा से संपर्क करती हैं और फिर देवराहा बाबा के जरिए अमिताभ के स्वास्थ्य लाभ के लिए एक ताबीज बनवाती हैं। ये ताबीज अमिताभ की तकिया के नीचे 15 दिनों तक रखा गया था। यही नहीं, इंदिरा गांधी अपने आवास पे अपने कुल पुरोहित के द्वारा 15 दिनों का यज्ञीय अनुष्ठान भी कराती हैं ताकि अमिताभ का स्वास्थ्य लाभ हो। कमाल की बात है ना। इंदिरा गांधी का आवास है, नेहरू गांधी परिवार का कुल पुरोहित है, 15 दिनों का यज्ञीय अनुष्ठान हो रहा है और इसका दूर दूर तक किसी भी नेहरू गांधी परिवार के सदस्य से कोई नाता नहीं है। ये बताता है अमिताभ बच्चन का नेहरू गांधी परिवार में रसूख, अमिताभ बच्चन का नेहरू गांधी परिवार में महत्व और इंदिरा गांधी के दिलों में अमिताभ बच्चन के लिए भावना। बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बेटे की भलाई के लिए हर कीमत देने को तैयार होती है, हर सीमा पार करने को तैयार होती है, उसी तरह अमिताभ के स्वास्थ्य लाभ के लिए इंदिरा हर विश्वास को मानने को तैयार थी, हर सीमा तक जा रही थी ताकि अमिताभ का स्वास्थ्य बेहतर हो। धीरे धीरे अमिताभ का स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगा और इंदिरा और अमिताभ के रिश्ते भी अब बेहतर हो चले थे। बिल्कुल वैसी गर्माहट थी दोनों के रिश्तों में जैसी 1980 के पहले हुआ करती थी। लेकिन इंदिरा राजनीति की भी पक्की खिलाड़न थी। इंदिरा समझ चुकी थी कि तेजी और अमिताभ के दिलों में कहीं गहरे राजनीति के बीज पनप रहे हैं। माखनलाल फोतेदार अपनी किताब द चिनार लीव्स में एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हैं। जब इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को बुला के उनके भविष्य को लेके एक बहुत बड़ी बात कही थी। इंदिरा ने राजीव से कहा था, आने वाला वक्त तुम्हारा है, आने वाले समय में सियासत तुम्हें करनी है। मेरी इन 2 सलाहों को मान लोगे तो बहुत आगे जाओगे और नहीं मानोगे तो बहुत पछताओगे। वो 2 सलाहें क्या थी? सलाह नंबर 1, ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया को कभी भी सरकार में ना शामिल करना, कतई ना शामिल करना। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया को सरकार में ना शामिल करना। और दूसरी, तेजी के बेटे अमिताभ को कभी सियासत में ना लाना। अब इसे दुर्भाग्य कहें या संयोग, राजीव गांधी ने इंदिरा की इन दोनों सलाहों को नहीं माना, माधवराव सिंधिया को अपनी सरकार में भी शामिल किया और तेजी के बेटे अमिताभ को तो सियासत में धूम के साथ उतारा ही। जब इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या हुई थी और पूरा देश डीडी के जरिए इंदिरा का अंतिम संस्कार लाइव देख रहा था, तब इंदिरा के सर के पास उनके बेटों में शुमार जो एक चेहरा पूरे देश को चौंका रहा था, वो चेहरा था अमिताभ बच्चन। ऐसा नहीं था कि कोई फिल्मी सितारा इंदिरा के शव को श्रद्धांजलि देने गया नहीं था, बहुतेरे सितारे मौजूद थे, लेकिन जैसा अमिताभ व्यवहार कर रहे थे ऐसा कोई नहीं कर रहा था। अमिताभ बिल्कुल बेटे की तरह इंदिरा गांधी के शव के साथ हर कर्तव्य निभा रहे थे जैसा एक बेटा करता है। राजीव और अमिताभ ने इंदिरा के शव को कंधा भी दिया था और इसके बाद इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार के बाद राजीव अमिताभ से अपने दिल की बात करते हैं। दरअसल राजीव सियासत में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। उनके पास वाजपेयी वाला ग्लैमर नहीं था, उनके पास जॉर्ज फर्नांडिस की संगठन क्षमता नहीं थी, उनके पास लोहिया का कैडर नहीं था और बिना इन तीनों के वो सियासत में इतने सारे लोगों से कैसे लड़ेंगे अकेले, ये राजीव को समझ नहीं आ रहा था। राजीव को लग रहा था कि अगर अमिताभ बच्चन उनके साथ होंगे, अमिताभ का स्टारडम उनके साथ होगा, तो उसके सहारे राजीव की सियासत भी चल निकलेगी। अब अपने दोस्त के लिए अमिताभ इतना तो कर ही सकते थे और इसके साथ साथ कहीं गहरे दिल के भीतर राजनीति की संभावनाएं तो थी ही। अमिताभ ने हाँ की और 1984 के लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद से राजीव ने अमिताभ को कांग्रेस का टिकट दे दिया। इस देश की सियासत में वो तस्वीरें हमेशा जिंदा होंगी जब कड़ी दोपहरी में इलाहाबाद की सड़कों पर लाखों आंखें टकटकी लगाए अमिताभ की एक नजर पाने के लिए मचल रही थी। अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद को अपने ग्लैमर से सराबोर कर दिया था और अमिताभ बच्चन के ग्लैमर के बहाव तले इलाहाबाद का वो चुनाव भी बह गया था।
2 लाख से ज्यादा वोटों से बम्पर जीत दर्ज करके पूरे धूम के साथ अमिताभ बच्चन ने सियासत में एंट्री ली थी। और अमिताभ बच्चन की सियासत में ये एंट्री बहुत सारे कांग्रेस के बड़े घाघ नेताओं को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन जल्द ही प्रधानमंत्री के सबसे बड़े सलाहकार बन चुके थे। और यकीन मानिए, राजीव गांधी ने अपने दोस्त के लिए प्रधानमंत्री के दफ्तर की दीवारें गिरवा दी थी। अब ये नहीं है कि ईंटें की दीवारें गिरवा दी थी, अहम की दीवारें गिरवा दी थी। अपने अहंकार को तिलांजलि दे दी थी अपनी यारी के लिए। इस देश के कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो रात के 2 बजे अपने दोस्त के साथ सड़कों पर टहल टहल के बात कर सकते हैं? राजीव गांधी किया करते थे। देखते ही देखते अफसरों की पोस्टिंग से लेके मंत्री को मंत्रालय पद की नियुक्ति तक अमिताभ बच्चन का दखल सरकार में हर जगह नजर आने लगा था। देखते ही देखते अमिताभ बच्चन बंबई के ना होके दिल्ली के हो गए थे। देखते ही देखते बॉलीवुड से ज्यादा वक्त अमिताभ सियासत में गुजारने लगे थे। देखते ही देखते सचिवालय से लेकर मंत्रालय तक हर जगह अमिताभ की नियुक्ति की झलकियां देखने को मिल रही थी। ये वही दौर था जब अमिताभ बच्चन की सलाह राजीव गांधी के लिए ब्रह्म वाक्य सरीखी हुआ करती थी। राजनीति में अमिताभ का कितना दखल था, ये उस दौर के नेताओं के बयानों से आप समझ सकते हैं। इसी दौरान वीपी सिंह को राजीव गांधी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी। वीपी सिंह की पॉलिटिक्स में एंट्री सेंटर कैबिनेट में और अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती की बिखरन एक साथ शुरू होती है और एक साथ ही समाप्त होती है। यहीं से शुरू होती है उस चैप्टर की कहानी जहां 45 बरस की यह दोस्ती जो इलाहाबाद से शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी सोचिए? वो दोस्ती टूटने सी लगती है। उस दोस्ती में टूटन आने लगती है, दरकने लगती है उस दोस्ती की दीवारें। आखिर क्या हुआ था ऐसा? कौन था विलन? अब चलिए समझते हैं राजीव और अमिताभ की दोस्ती के उस अंतिम पड़ाव को, यानी उस दुखद अध्याय को जिसने राजीव और अमिताभ की दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और गांधी नेहरू परिवार के बीच इतनी दूरी ले आई कि अमिताभ बच्चन को 2004 में एक इंटरव्यू में राजीव गांधी के संबंधों पे बोलना पड़ा, वो राजा हैं और हम रंक, जब तक वो चाहेंगे तब तक हमारी उनकी दोस्ती चलेगी, जब वो नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगी। सच क्या था? इस कहानी का विलन कौन था? बस वीडियो में बने रहिए, आने वाला अध्याय आपको अमिताभ राजीव की दोस्ती की टूटन की हर एक वजह साफ कर दे। दरअसल जब राजीव गांधी ने वीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया तब वीपी सिंह ने अंबानी बंधुओं और अमिताभ बच्चन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी की, बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा की। इसके पीछे वीपी सिंह का एक शक था। वीपी सिंह को लगता था कि अमिताभ बच्चन और अंबानी बंधु इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स चोरी करने वाले लोग हैं, इसीलिए वीपी सिंह लगातार इन लोगों पे शिकंजे कस रहे थे। कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट ये कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने ही अंडमान निकोबार में राजीव गांधी से ये सिफारिश की थी कि वो वीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर के पद से हटा दें। इसके पीछे कई लोग अमिताभ बच्चन के उस चावल बिजनेस कनेक्शन का भी जिक्र करते हैं, जो बिजनेस अमिताभ ने ललित सूरी और कैप्टन सतीश शर्मा के साथ शुरू किया था। कैप्टन सतीश शर्मा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस परिवार में, खास तौर से नेहरू गांधी परिवार में बेहद घनिष्ठ व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं। इतने घनिष्ठ कि राजीव गांधी के मरने के बाद गांधी नेहरू परिवार के लिए अमेठी का दुर्ग बचाए रखने में सबसे अहम जिम्मेवार व्यक्ति अगर कोई है तो उसका नाम है कैप्टन सतीश शर्मा। अभी हाल में ही उनका निधन हुआ था और उनके शव को कंधा देती राहुल गांधी की तस्वीरें इस देश में खूब वायरल हुई थी। तो कैप्टन सतीश शर्मा, ललित सूरी और अमिताभ बच्चन ने मिलकर बासमती चावल का एक बिजनेस तैयार किया था और कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन को उस बिजनेस करने में भी काफी समस्याएं हो रही थी वीपी सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते। इसीलिए अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी से अंडमान निकोबार में ये सिफारिश की थी कि वो वीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर के पद से हटा दें। राजीव ने किया भी ऐसा ही, वीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर पद से हटा के डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। लेकिन ये कदम राजीव और अमिताभ दोनों की दोस्ती के लिए और दोनों की राजनीति के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ। बतौर डिफेंस मिनिस्टर वीपी सिंह भस्मासुर की तरह हो गए थे, जिसके सर पे हाथ रख दें जल के भस्म हो जाए।
खुली रैलियों में बोफोर्स कांड को लेके वीपी सिंह राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन पे ऐसे हमले करते थे कि जनता आंख मूंद के वीपी सिंह पे भरोसा करती थी कि हाँ ये दोनों हैं भ्रष्टाचारी। बोफोर्स कांड का जिन्न राजनीति में उतर चुका था, जो डुगडुगी बजाते ही किसी की भी सत्ता का सिंहासन यूं छीन लेता था। वीपी सिंह हर रैली में डायरी में नाम दिखा दिखा के लोगों को इशारे करते थे और लोग उन इशारों की हकीकत समझने की कोशिश करते रहते थे और वीपी सिंह का परसेप्शन काम कर जाता था। वीपी सिंह कहते थे कि देखिए स्विस बैंक के खाता धारकों की लिस्ट मेरे पास है और इसमें एक नाम है लोटस। लोटस का माने कमल और कमल की पर्यायवाची राजीव। हाँ, तो राजीव गांधी इस केस में इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से अमिताभ बच्चन की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र भी वो किया करते थे क्योंकि ये पॉलिटिक्स में उन्हें सूट कर रहा था और अमिताभ इससे बेहद चिढ़े हुए थे। अमिताभ को लग रहा था कि उनकी साख पे बट्टा लग रहा है। अमिताभ को लग रहा था कि उनके सदी के महानायक वाली छवि पे ये किसी कुठाराघात की तरह है जो उनकी पूरी छवि को बर्बाद कर डालेगा। अमिताभ चाह रहे थे कि किसी भी कीमत पर उन पे ये आरोप लगना बंद हो, लेकिन इमीडिएटली ये हो नहीं सकता था। इसलिए अमिताभ ने तय किया कि वो राजनीति छोड़ देंगे, जिससे इन आरोपों से वो स्वतः ही बरी हो जाएंगे। लेकिन राजीव के लिए अमिताभ का राजनीति उस वक्त छोड़ना सबसे खतरनाक था। क्यों था? क्योंकि राजीव जानते थे जैसे ही इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन अपनी सीट छोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे, तुरंत उस सीट पे उपचुनाव कराए जाएंगे और वीपी सिंह इलाहाबाद से चुनाव लड़ जाएंगे और मांडा का ये लड़का इलाहाबाद जीत के दिल्ली जीत लेगा। इसलिए जीत लेगा क्योंकि पूरे देश का परसेप्शन इलाहाबाद से नियंत्रित हो जाएगा और वीपी सिंह एक झटके में इस देश की सियासत के केंद्र में आ जाएंगे। इसीलिए राजीव ने अमिताभ को समझाया ये सियासत है, फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, फायदा सहा है तो थोड़ा बहुत नुकसान भी सह लो। मुझे देखो, मुझे भी इस बोफोर्स कांड के बारे में कुछ नहीं पता है। कहीं ना कहीं वीपी सिंह को भी लगता था कि राजीव और अमिताभ इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये उनकी सियासत को सूट करता था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, थोड़ी देर सब्र करिए। दरअसल राजीव अमिताभ को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अमिताभ अपना इस्तीफा ना दें, क्योंकि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो राजीव के लिए सबसे बड़े खतरे की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन अमिताभ अपनी साख पे किसी कीमत पे बट्टा लगने देना नहीं चाहते थे। इसीलिए अमिताभ ने साफ तौर से कह दिया कि वो इस्तीफा देंगे ही देंगे। एक दिन अचानक तेजी बच्चन अमिताभ के साथ राजीव से मिलने आई। राजीव ने तेजी को देखा तो तेजी से बोले, आंटी आप अमिताभ को समझाइए ना, ये तो पॉलिटिक्स है, यहाँ ब्लेमिंग चलती है, 1-2 साल में सब सही हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन तेजी ने जो बात बोली उससे राजीव को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये उनका बचपन का दोस्त अमिताभ है और ये उनकी आंटी तेजी। तेजी ने राजीव से कहा, अमिताभ को विदेश मंत्री का पद दे दो, अमिताभ इस्तीफा नहीं देगा। राजीव ने कहा, आंटी विदेश मंत्री का पद मैं कैसे दे सकता हूं? पार्टी में इतने सीनियर लोग हैं, उनके बीच से मैंने अमिताभ बच्चन को वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हुई हैं। पूरी पार्टी जानती है कि बिना पद के अमिताभ वो काम कर रहे हैं जो टॉप 4 मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं अमिताभ को ऐसे विदेश मंत्री का पद नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी समझिए। लेकिन तेजी नहीं मानी। तेजी अमिताभ को लेकर सीधा दफ्तर के बाहर गई और तब दफ्तर में राजीव गांधी ने एक सेंटेंस बोला, जो सेंटेंस आपको अमिताभ और राजीव की दरकती दोस्ती की एक एक तस्वीर से वाकिफ करा देगा। राजीव ने कहा, दिस मैन इज लाइक स्नेक, दिस मैन इज लाइक ए स्नेक, यानी ये आदमी सांप की तरह है जो मौका पड़ने पे कब डस ले पता ना चले। राजीव को अमिताभ से ठगा ठगा महसूस हो रहा था और अमिताभ को लग रहा था कि अगर वो राजीव के कहने पे सियासत में ना आते तो उनके साथ ये सब कुछ होता ही ना। लेकिन राजीव को अब भी लग रहा था कि उनका दोस्त अमिताभ शायद चुनाव तक का इंतजार कर लेगा, शायद राजीव गांधी के लिए इतना तो कर ही देगा। लेकिन अमिताभ ने नहीं किया, सियासत से जल्दी ही पारी समाप्त कर दी, इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफा देने के बाद हुआ वही जिसका राजीव को डर था। वीपी सिंह इलाहाबाद के उपचुनाव में खड़े हो गए और देखते ही देखते पूरे देश की सियासत का पारा चढ़ गया। वीपी सिंह ने एक झटके में अपनी इमेज
देश की सियासत के केंद्र में स्थापित कर दी। पूरे देश में बच्चे बच्चे की जुबान पे नारा तैर गया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और इस एक नारे के साथ वीपी सिंह ने सत्ता के सिंहासन तक का सफर तय कर लिया था। वीपी सिंह की सफलता के पीछे राजीव अमिताभ का चेहरा देखते थे। राजीव को लगता था कि राजनीति में उनके इस पराभव का असली कारण अमिताभ का इस्तीफा है, और अमिताभ को लगता था कि अगर वो राजीव के कहने पे सियासत में ना आते तो उनके चेहरे पे बोफोर्स की एक कालिख कभी लगती ना। राजीव और अमिताभ की दोस्ती में अब खटास आ चुकी थी। दोस्ती का वो 4.5 दशक पुराना दरख्त अब दरक चुका था। राजीव और अमिताभ की दोस्ती टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी दोस्ती की इतनी मर्यादा तो थी कि जैसे ही राजीव की हत्या की खबर अमिताभ ने सुनी, अपनी तमाम शूटिंगों में से वक्त निकाल के सीधा सोनिया के पास पहुंच गए थे और कंधे से कंधा मिला के सोनिया के साथ हर दुख में खड़े थे। बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह सोनिया, राहुल और प्रियंका को संभाल रहे थे। आज भी यूट्यूब पे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें अमिताभ राहुल और प्रियंका को संभालते हुए साफ तौर से नजर आएंगे। राजीव के अंतिम संस्कार की हर घड़ी में अमिताभ सोनिया के साथ थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? क्या थी वो एक घटना जिस एक घटना ने सोनिया और अमिताभ के बीच के रिश्तों को हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया, बदल के रख दिया? संतोष भारती अपनी किताब में, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, जिक्र करते हैं कि सोनिया गांधी ने एक दफा अमिताभ बच्चन को एक खत लिखा था। उस खत में सोनिया ने राहुल की कॉलेज की फीस के लिए चिंता जाहिर की थी। सोनिया ने अमिताभ को लिखा था कि राहुल गांधी की फीस की भी चिंता मुझे बहुत है। राजीव के जाने के बाद हम सियासत में अकेले हैं, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अगर कोई ऐसा हो जो राहुल की फीस के लिए हमें अश्योर कर सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सोनिया के इस लेटर लिखने का मतलब साफ था। सोनिया अपने सपोर्ट के लिए एक कंधा चाह रही थी जो कम से कम ये कह तो सके कि मैं हूं, जो कम से कम ये कह तो सके कि राहुल गांधी की फीस के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं, मैं दूंगा फीस। ऐसा नहीं था कि सोनिया के पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये इस माँ की चिंता थी अपने बेटे के लिए। वो शायद एक सपोर्ट का आसरा ढूंढ रही थी कि शायद कोई ऐसा हो जो कहे कि नहीं, मैं हूं, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमिताभ ने इस खत का जवाब जानते हैं क्या दिया? अमिताभ ने इस खत का जवाब बिल्कुल पेशेवर ढंग से दिया। इस भावनात्मक खत का जवाब भावना के बजाय प्रोफेशनलिज्म से दिया। अमिताभ ने खत में लिखा, उस चावल वाले बिजनेस में ललित सूरी और कैप्टन सतीश शर्मा के पास ही सारे पैसे रह गए हैं, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। हाँ, राहुल की फीस के लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि $1000 का चेक भेज दे रहा हूँ। $1000 का चेक राहुल की फीस के लिए? ये मजाक था। सोनिया पैसे कहाँ चाह ही रही थी, सोनिया तो एक सपोर्ट चाह रही थी जो अमिताभ ने देने से साफ तौर से मना कर दिया था। सोनिया ने उस $1000 के चेक को कभी छुआ नहीं, उस चेक को जस का तस लौटा दिया। और इसके बाद अमिताभ और सोनिया के बीच के रिश्ते जो बदले तो बदलते ही चले गए। जिसे वो अपना भाई मानती थी, वो भाई अब उनके साथ पहले जैसा नहीं था, और गांधी परिवार भी अमिताभ के लिए अब पहले जैसा नहीं था। अमिताभ जब अपनी कंपनी ABCL के कर्जे के तले दब गए तब उन्हें नेहरू गांधी परिवार से कोई मदद नहीं मिली। अमिताभ को ऐसा लगता था कि सोनिया गांधी उनकी काफ़ी मदद कर सकती हैं, लेकिन नहीं कर रही हैं। धीरे धीरे ये खटास इस स्तर तक पहुंच गई कि अमिताभ बच्चन एक इंटरव्यू में राजीव गांधी की दोस्ती पर बोल पड़े कि वो तो शासक हैं और हम प्रजा। शासक जब तक चाहता है तब तक प्रजा उसके साथ रहती है, जिस दिन चाह लेता है उस दिन दूर हो जाती है। हमारा और राजीव जी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। ये दोस्ती कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ ख़त्म हुई थी, और इस पूरी दोस्ती के 45 वर्ष को अगर आप 2 लाइन में समेटेंगे तो यही है कि शर्तें नहीं लगाई जाती दोस्ती के साथ, कीजिए कबूल मुझे मेरी हर कमी के साथ। दोनों एक दूसरे से बहुत अपेक्षाएं रखे हुए थे। अमिताभ को राजीव से अपेक्षा थी, राजीव से फ़ायदा चाहिए था, और राजीव को अमिताभ से, और फ़ायदे की इसी सोच ने इन दोनों की दोस्ती को निगल के रख दिया। आपके विचार में इस दोस्ती का असली विलेन कौन है?
आपके थॉट प्रोसेस में इस कहानी को सुनने के बाद राजीव और अमिताभ की इस दोस्ती का खलनायक कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लेके आपकी जो भी राय हो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। आपकी टिप्पणियों का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार